और मेरे साथ ये लोग हर बार छल करते हैं। पहले ऐसे किसी ने कहा, अरे क्यों दोबारा पाठशाला खड़ी कर रही हो? मैं कंधों पे बम्बू ढो के यहाँ पे पाठशाला तैयार कर रही हूँ। मेरी टीम को यहाँ पर रात भर रुकना पड़ा। मैं सोई हूँ इन सड़कों पर। कोई कहे कि अपनी महिला को छोड़ करके यहाँ चला जाए, मैं रही हूँ यहाँ पर। किस तरह का माहौल भी रहा है, लेकिन मैंने फिर भी ये कहा कि नहीं, आंदोलन के कुछ लोग गलत हो सकते हैं, पूरा आंदोलन नहीं। आंदोलन में कुछ लोग आंदोलन को बदनाम करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन पूरा आंदोलन नहीं। पूरा ये जितने लोगों की विचारधारा, वो विचारधारा गलत नहीं है, हमारी सोच न्याय की है। ये 7 महीने से चल रहा, हम लोगों ने प्रोत्साहन दे के चलवाया। समय समय पे इनके विद्यालय गए, इन्होंने कोई इवेंट किया तो टिकैत साहब स्वयं गए, इनको प्रोत्साहन दिया, सब कुछ किया। एक भी बार इन बहनों ने उन प्रोत्साहन की बात नहीं कही। कहना चाहिए था। हमारा मंतव्य है कि तीसरी लहर आने वाली है, तो आप भी स्वीकार करते हैं ना। देश में जब तीसरी लहर आने वाली है और सरकार ये कह रही है कि बच्चों पे आने वाली है, तो हमें अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो हमें ये फिर कहा जाएगा कि आप लापरवाह हैं, आप आंदोलन में कोरोना को बुलाना चाहते, बच्चों को मारना चाहते हैं। तो उस आधार पर हमारे साथियों ने जाके कहा था कि तीसरी लहर आने वाली, बच्चों की लहर आने वाली है, इस दौर में विद्यालय को रोक के रखा जाए, जैसा कि आपने पिछली बार में रोक के रखा। विद्यालय मेन रास्ता है, जो हाईवे है, जो दिल्ली से जोड़ता है, चलता, आप देखते कितना वाहन चलता, उसको क्रॉस करके आ रहे हैं। कोई कैजुअलिटी हो जाएगी तो कानून, मीडिया और समाज हमारे गले में फांसी का फंदा डालेगी कि ये बच्चे कैसे इंजर्ड हो गए। तो और वाजिब भी होगा कि आंदोलन में आने वाले बच्चे आखिर हमें देखना पड़ेगा, हमारी जिम्मेदारी बनती है। कोई छोटी से छोटी घटना हो जाती, पूरा देश पूछता आंदोलनकारियों से कि आपकी जिम्मेदारी थी, तो हमारी भी ये जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी के निर्वहन से निवेदन किया गया था कि कुछ दिनों के लिए इनको रोक दिया जाए, लेकिन उन्होंने उसको दूसरा रूप देने का प्रयास किया। हम अपनी बहनों से कहना चाहते, गलतफहमी में न रहें, कैसे कोई मंशा नहीं है। हमारे जितने भी दलित महापुरुष हैं, आप लोग खुद कवर करते रहे, मीडिया कवरेज करती रही। अभी कल हमारे महान संत कबीर जी का कार्यक्रम होने वाला है, आप देखेंगे कितना भव्य कार्यक्रम होगा। इसके पहले भी बड़े हमारे संतों के कार्यक्रम हुए हैं। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। इस आंदोलन ने सारे जातियों के, सारे धर्मों के, सारे समुदायों के जो कुव्यवस्था थी उसका खात्मा किया है। सारी चीज़ों को तोड़ करके सौहार्दपूर्ण माहौल में काम हुआ है। कोई भी देश का प्राणी किसी गलत प्रचार प्रसार के भ्रम में ना जाए। हम लोगों का कोई ऐसा मंतव्य नहीं है कि जो हम किसी प्रकार से किसी को रोकें। अब इतना ज़रूर है कि हम आंदोलन स्थल पर हैं, हमारी जिम्मेदारी है, तो हम सही सजेशन देंगे, सही मार्गदर्शन करेंगे, तो लोगों हमारा सहयोग करते हैं और हमें भरोसा है कि ये सारे लोग भी हमारा सहयोग करेंगे। नहीं, हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि जो चंदा उगाने वाली बात आई हो। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया है और पूजनीय सावित्री व फुले के नाम से चल रहा था, हमें गर्व था उसके बात का। हमें ऐसा कोई शिकायत नहीं, ना चंदे की शिकायत है, ना किसी प्रकार के कोई और दुष्प्रचार की शिकायत है। बिल्कुल शिकायत नहीं है, वो बिल्कुल सही मार्ग पे चल रहे थे। लेकिन अब स्थितियाँ ये हैं कि बच्चों की भी लापरवाही बढ़ रही थी रोड पे चलने की, और तीसरी लहर जो कोरोना की आने वाली है बच्चों को, उसको देखते हुए उनसे निवेदन किया गया था। उन्होंने थोड़ा सा उसको ज़्यादा अपने दिल पे लिया है। ऐसी कोई बात नहीं है। सर, आरोप लगाया आपके ऊपर कि जातिवाद मानसिकता भी आप लोगों के अंदर है। नहीं, पढ़े लिखे लोगों को इस तरह के आरोप नहीं लगाना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को, क्योंकि अगर जातिवादी मानसिकता होती तो शुरुआत कैसे होती। नहीं, ऐसा नहीं। हम समझ सकते हैं, होशियार लोग, समझदार लोग हैं, ऐसे शब्द के जो प्रयोग किए हैं उन पर उनको खुद ही पछतावा होगा, क्योंकि हाँ ऐसा कुछ आप लोगों को देखने को नहीं मिला। हम तो कह रहे हैं कि मीडिया गवाह है और मीडिया के माध्यम से पूरा देश गवाह है। ऐसा कोई माहौल यहाँ नहीं, कोई माहौल नहीं। टिकैत साहब तो दलित नेताओं से मिलने उनके घर भी जा रहे हैं। क्यों नहीं? दलित इंसान नहीं है, दलित किसान नहीं है, दलित इस देश का नागरिक नहीं है, दलितों को स्वाभिमान से ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं है, दलित को अधिकार नहीं कि उसको भरपेट भोजन मिले, दलित को अधिकार नहीं उसको शानदार से शानदार शिक्षा मिले, अच्छा रहन सहन मिले। क्यों नहीं है? संविधान जब हमको ये सिखा के गया है और दिया जा रहा है, मिलना चाहिए। और जो लोग इसको रोकने का काम करेंगे, जो सरकारें रोकने का काम करेंगे, उसको हम सारे किसान उसका विरोध करने का काम करेंगे। कोई ऐसी मंशा नहीं थी? कतई नहीं, 1000 कोस तक नहीं, कतई नहीं। संदेह दूर करें, लोग भ्रम की स्थिति से निकलें और सच्चाई के मार्ग पर आएँ। ठीक है सर, ये लगा देंगे आज। बस हो गया क्लियर। जब कोरोना काल शुरू हुआ तो उसी समय ये कानून लाए गए, कोरोना काल में। और शायद सरकार ने ये सोचा होगा कि कोरोना का समय है, लॉकडाउन का भय दिखा करके लोगों को दबा देंगे, कानून चालू हो जाएंगे। लेकिन मजबूरी थी, देश को बचाना था, देश की अर्थव्यवस्था को बचाना था, किसान को बचाना था, खेती को बचाना था, और कम से कम देश के उन हमें आम जनमानस को बचाना था जो रोटी खा करके ज़िंदगी जी रहे हैं, जो रोटी कमा के खा रहे हैं। तो ये आंदोलन भी हमको कोरोना काल में जारी करना पड़ा। जब आंदोलन को हम यहाँ पर आए तो आप लोगों ने भी प्रश्न पूछे, आप लोगों के माध्यम से अच्छे संदेश गए कि भाई क्यों आंदोलन कर रहे हो। सरकार से भी आप लोगों ने पूछा तो सरकार का पक्ष आया।
कि भाई हमारे जो कानून गंगा जल की तरह पवित्र हैं और इनसे तो देश का भला होने वाला है, इन पर परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं, एक भी शब्द भी नहीं इनका परिवर्तन करने काबिल है। लेकिन जब आंदोलन आगे बढ़ा, सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में वार्ता आगे बढ़ी, तो 12 दौर की जो वार्ता हुई उसमें 1 दर्जन से भी ज़्यादा संशोधन के लिए सरकार तैयार हो गई और पूरे देश में ये संदेश गया कि जो गंगा जल की तरह पवित्र कानून था, इसमें 1 दर्जन संशोधन करने को जब आप स्वयं तैयार हैं, आप 1.5 साल के लिए इसको होल्ड करने को तैयार हो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई आपको क्या ये कानून इस काबिल नहीं है कि देश में इनको लागू किया जाए, तो इससे पूरे देश का किसान समझ गया, देश का आम आदमी समझ गया कि ये कानून ठीक नहीं है और ये आंदोलन की मैं सबसे बड़ी उपलब्धि मानूँ। दूसरी बात एक ये है, हमें पहले समझाना पड़ता था, लोग पूछते थे क्या कमी है, तो जब सरकार ने प्रयास किया, घोषणा की कि हम गांव-गांव जाकर के इनके फ़ायदे गिनवाएंगे, हालांकि जैसे वादे वो करते हैं उसी तरह से एक वादा ये भी था, वो गांव-गांव नहीं गए, लेकिन उनके इन प्रयासों से लोगों ने जिज्ञासा जागी कि हम ही जानने का प्रयास करें, तो आप लोगों के माध्यम से हम लोगों ने भी बताया, तो पूरा देश जान गया कि इन कानूनों में कहाँ कहाँ कमी है। माननीय कृषि मंत्री जी ने लोकसभा में कहा, सदन में कहा, क्या काला है हमको बताया जाए, तो फिर देश को बताया गया, सरकार को बताया गया कि जब आप ही स्वीकार कर रहे हैं कि 1 दर्जन चीज़ें इसमें कमी है, तो यही काला है इसका, ये पूरे कानून काले हैं, इनको बदलना पड़ेगा, MSP पे कानून लाना पड़ेगा। आज पूरा देश का किसान और हर ज़रूरतमंद जो किसी विचारधारा से विशेष से प्रभावित नहीं है, वो इस आंदोलन के पक्ष में है। घर में बैठा है, खेत में काम कर रहा, आंदोलन में आ रहा, बाज़ार में जा रहा, या मजदूरी कर रहा कर्मचारी है, या और ऐसे लोग हैं जो बेचारे अन्न पैदा नहीं करते हैं, कहीं से खरीद के खाते हैं, वो समझ गए कि ये खाना तिजोरियों में बंद हो जाएगा और वो इस आंदोलन को सपोर्ट करने पर उतर आए हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि एक ये रही कि जो आरोप हमारे ऊपर लगाए गए, आतंकवादी हो जाना, खालिस्तानी हो जाना, कनाडाई, पाकिस्तान, जाने कितने आरोप लगाए गए, तो इतने लंबे आंदोलन के बाद ये सिद्ध हो गया कि देश की 130 करोड़ जिम्मेदार जनता ने सरकार के सारे आरोप खारिज करके आंदोलन को शक्ति दी और उन्हीं सब लोगों की ताकत की बदौलत आंदोलन मजबूती से आज दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पर शांतिपूर्वक आंदोलन जारी है। प्रथम दृष्टया तो देखा जाए तो लगता है कि जैसे मामला लटका हुआ है, लेकिन फैक्ट ये है कि जो भाषा शुरू से थी वो भाषा इनकी बदली, संशोधन पर गए। होल्ड पे जाने का मतलब ही ये है, जैसे हम कहें कि हम कोई कदम उठा रहे और उसका विरोध हो जाए, हम कहें नहीं हम नहीं उठाएंगे, तो इसके माने हमने स्वीकार कर लिया कि हम गलत थे, तो इन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम गलत थे। अब ये केवल कुछ शर्म कर रहे हैं कि हम बराबर कहते रहे कि हम वापस नहीं लेंगे, अब कैसे वापस लें, शर्म में फंसे हैं, कुछ लाज लग रही है, कुछ और भी समस्याएं हो सकती हैं, तो कह जरूर रहे हैं कि कानून वापस नहीं होंगे, लेकिन ये देश की जनता और हिंदुस्तान का किसान चाहता है कि ये कमज़ोर कानून वापस हों और MSP पे कानून बने, तभी बात बनेगी। कानून लागू होने के रिजल्ट तो कानून लागू होने के पहले ही आ गए थे। कानून लागू होने से पहले इनके बड़े बड़े गोडाउन बनना शुरू हो गए, उन गोडाउनों तक रेलवे लाइन डाल दी गई, तो इनके साइड इफेक्ट तो शुरू लागू होने के पहले ही आ गए। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश किया है वो एक देश को एक बड़ा संदेश देने का काम किया है, लेकिन इस कानून के भय से, इस कानून के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, कई सारी मंडियां बंद हो गई हैं, कई जगह फसलें निचले दामों पर बिक रही हैं। आज गेहूं की खरीद बंद है, गेहूं की खरीद बंद है, सरकार ने अपने वादे से पहले गेहूं की खरीद बंद कर दी और 1600-1650 रुपये बिक रहा है। ये 1650 रुपये का भाव किसान को मिल रहा, तो सरकार कह रही कि हम 1875 का भाव देंगे, बीच का डिफरेंस कहाँ जाएगा? ये 1650 रुपये का गेहूं का इस टैक्स से बिकेगा कि ये सस्ता खरीदा गया इसलिए सस्ता बेचा जाएगा, ये भी उसी महंगाई में जुड़ेगा जाकर के जिस महंगाई में अन्य गेहूं जुड़ने वाला है। तो इसके साइड इफेक्ट हैं, कई मंडियां बंद हो गई, कई व्यापारी बर्बाद हो गए। तो ये कानून अभी कहीं किसी प्रकार से नहीं रुके हैं, ये कानून अघोषित रूप से लागू हो चुके हैं, इसीलिए इन कानूनों को अधिकृत रूप से संसद से पास होकर के कानून बने MSP पर, और संसद इन कानूनों को रद्द करे और नए कानूनों की, मजबूत कानूनों की प्रक्रिया के लिए किसानों से बातचीत करके इसका एक प्रक्रिया शुरू करें। ठीक है, 3 कानूनों के असर पड़ेगा, ये बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जिन प्रावधानों से, जैसे होल्ड सामान को स्टॉक लिमिट से तो बड़ा असर पड़ेगा, गरीबों पर असर पड़ेगा। किसान तो पैदा करता है, कम से कम अपने खाने भर का जुगाड़ करके घर में रखता तभी बेचता है। हमारा जो मजदूर भाई है, जो पर डे कमा के खाता है, जो हफ्ते में कमा के खाता है, वो तो बर्बाद हो जाएगा जब गोडाउन में बंद हो जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे जब खेती होगी, कॉन्ट्रैक्ट में बीज दिया जाएगा, अच्छा उन्नतशील बीज दिया जाएगा, एक रेट का कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा और उस रेट के बाद
जब हम जैसे कि अभी इसमें पंजाब में हुआ था, आलू दिया गया, किसान ने पैदा करके दिया, और जब खरीदने वाली बात आई तो उन्होंने ग्रेडिंग मशीन लगा दी, 30% कहा हमारे काबिल है, 70% रिजेक्ट, तो 70% तो किसान मर ही जाएगा। और फिर कहा कि इस तरह के विवाद जो होंगे उनको आप कहीं कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, तो ये अंतिम हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे प्रावधान हैं जो एमएसपी के बाद भी रहेंगे। अब एमएसपी पे एक बहुत बड़ी बात कही जाती है, आपके माध्यम से अगर हमें समय दें तो मैं कह लूँ, कहा जाता है कि 1.5 लाख करोड़ का इस पर सरकार पे वजन पड़ने वाला है। भाई जो आप खरीद रहे हैं वो आप अभी वजन बहन कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि 365 दिन कोई खरीदे, उसको तो व्यापारी खरीदेगा ना भाई, व्यापारी खरीदेगा तो व्यापारी पे लौट जाएगा। अब जब व्यापारी पे लौट जाएगा तब क्या होगा, तो व्यापारी जो सस्ते में खरीद रहा है उसने उपभोक्ता को रिबेट नहीं दी, उसने भी 2000 रुपये कुंटल के हिसाब से लागत लगा करके मार्केट में उतारा। कहीं मार्केट में ऐसा आटा मिला हो कि 1975 के रेट का गेहूं का आटा ये है और 1650 और 1500 रुपये के रेट का आटा ये है, तो वो एक ही रेट पे बेचेंगे तो लोड तो डाइवर्ट हो जाएगा। रेट तब बढ़ता है जब 3 पैसे प्रति किलो प्याज नासिक के खेतों से खरीदा जाता है और दिल्ली आते आते 200 रुपये किलो बिक जाता है, तो 3 पैसे और 200 रुपये किलो के बीच का अंतर जो दलाल खा रहा है, वो सरकार अगर अपने स्तर से करेगी तो वो दलाल बीच में नहीं आ पाएगा। हमें इस बारे में सरकार का हम चाहते हैं कि इन्वॉल्वमेंट हो, सरकार हमें प्राइवेट लोगों के ऊपर ना छोड़े, संविधान के जो बना है उसके अनुसार खेती को भी प्रावधान में लाया जाए, अच्छे बीज सरकार दे, अच्छे संसाधन उपलब्ध कराए, हम अच्छी से अच्छी खेती करके देंगे। वो अच्छी खेती करके हमने दी, जब 43 करोड़ जनसंख्या थी देश की, तब देश भूखों मरता था, विदेशों से खाद्यान्न आता था। आज लगभग 143 करोड़ जनसंख्या है, हिंदुस्तान के किसान के पुरुषार्थ के दम है कि उसने इतना अन्न उत्पादन कर दिया कि आज कोई भूखों मरने की स्थिति में नहीं है। तो हमें कहना चाहते हैं कि सरकार हमें प्रोत्साहन दे, हम बेहतर से बेहतर खेती करेंगे। हमें उन लोगों से प्रोत्साहन न दिलाए जो भविष्य में ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाएंगे, हमें ऐसे लोगों से बचाए। यह कृषि प्रधान देश, उद्योगपतियों के रास्ते से चल के खेती का तरक्की नहीं होगी। सरकार क्यों पीछे हटना चाहती, सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन क्यों नहीं करना चाहती, एग्रीकल्चर मंत्रालय अपने दायित्वों का निर्वहन क्यों नहीं कर रहा। हम चाहते हैं कि सरकार आए, सरकारी प्रावधानों से संविधान के अनुसार खेती को भी लाया जाए।